जय हिंद दोस्तों। आज हम चलते हैं अंतरिक्ष की ओर और आज की रिपोर्ट ही बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। आज हम फिर आपके साथ नए टॉपिक के साथ रिसर्च के साथ लेकर आए हैं और आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको मैं सारी जानकारी दे पाऊंगा। पिछली वीडियो में थोड़ी मिस्टेक हुई थी, पता नहीं बाय द वे मैंने ध्यान नहीं दिया था तो उसका जो आवाज़ थी वॉइस वो ख़राब हो गई थी। कोई नहीं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम आज चलते हैं एफ आर बी की न्यू रिपोर्ट अभी अभी ही लॉन्च हुई है, जिसमें ब्रह्मांडी तरंगों के रहस्य के बारे में साइंटिस्टों ने फिर से एक नई खोज की है। हाँ जी हाँ, आपको सुनकर एक बड़ा ही आश्चर्य होगा और बहुत ही अच्छी एक फीलिंग आएगी समझने की, यार आखिर अब क्या नया मिला। आपको पता है कि भारत निरंतर अपनी कामयाबी और अपनी मेहनत और अपने साहस जोश के साथ में आगे बढ़ रहा है। आज विश्व के टॉप देशों में, विश्व के टॉप कंट्रियों में अपना नाम स्थापित कर रहा है। हम लोग इतिहास की बात करें, इतिहास में तो हम लोगों का नाम था ही, लेकिन वर्तमान में जो हमारी स्थिति थी या हमारी ब्रिटिश गुलामी के बाद थी, उसके बाद में हमारे इतिहास में छेड़खानी करने के बावजूद आज हम विश्व में चौथे नंबर पर यानी 5वें नंबर पर भारत विश्व की इकोनॉमिक की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन वहीं हम रिसर्च और टेक्नोलॉजी स्पेस सेंटर की बात करें तो भारत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा और बढ़ चढ़कर सारी कामयाबियों को अपने कदमों के नीचे कर लिया है। यानी एक चीज़ तो इसमें सत्य है कि हम जब भी कोई काम करते हैं दिल से, हमें हमारी कामयाबी के लिए वो हमें धन्यवाद ज़रूर देने आती है। चाहे स्पेस की बात हो या डिफेंस सिस्टम की बात हो, चाहे वह मिसाइल की हो, चाहे टेक्नोलॉजी की हो, चाहे डिजिटल इंडिया हो या कोई भी। अभी हाल ही में मेट्रो ट्रेन, जो बुलेट ट्रेन, उसको लॉन्च किया गया है मोदी जी की यानी भारत सरकार के द्वारा। यानी निरंतर बढ़ चढ़कर कई सारे हम कामयाबियां हासिल कर रहे हैं विश्व में। अपने नाम को अपने शोहरत यानी अपने गौरव के साथ में हम ले सकते हैं। उसी में आता है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी 1969 के आसपास में लगभग चालू किया गया था हमारे यहाँ पर सेंटर, जो ही बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटना से स्टार्ट होता है। दुनिया में सभी देशों में सबसे ज़्यादा आज होड़ मची हुई है कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर, चाहे डिफेंस सिस्टम में हो, चाहे वो सेना लेवल पर हो, एक आर्थिक स्तर पर हो या साइंस एंड रिसर्च सेंटर पर हो। यानी हर कोई अपना स्थिति, अपना प्रभाव विश्व में जमाना चाहता है। और वस्तु यानी यहाँ पर बात करते हैं हम स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी जो पृथ्वी जमीन जल थल छोड़ के आज तीसरे चौथे नंबर पर पहुंचना है। यानी यहाँ नहीं, अंतरिक्ष में भी हम अपनी कामयाबी स्थापित करना चाहते हैं। विश्व के देशों में होड़ मची हुई कि कौन चांद पर जाएगा, कौन सूर्य पर, कौन मंगल ग्रह पर, सभी जानना चाहते हैं। उसी में एक घटना घटी थी पहले 13.8 अरब वर्ष पहले की, जिसे ब्रह्मांड की घटना यानी बिग बैंग थ्योरी के नाम से महाविस्फोट सिद्धांत, कई सारे सिद्धांत दिए गए थे, जिसमें से महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी कई सारे महत्वपूर्ण साइंटिस्टों ने अपने महत्वपूर्ण विचार दे देकर अपनी एक कल्पना हाइपोथेसिस रिलीज किया था। उसमें कई सारे ब्रह्मांड की उत्पत्तियों के निर्माण के कारण बताए गए थे, उसकी उत्पत्ति हुई थी, कैसे हुई थी, उसके बारे में बताया गया था। तो चलिए हम आज बात करते हैं एफ आपको बेसिक चीज़ तो समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ। देखो, हम जब बात करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने सुना, बचपन में हम सुनते आ रहे थे कि राकेश शर्मा जो थे चंद्रमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, तीसरे नंबर के व्यक्ति थे। लेकिन जब हम बात करते हैं, उसके पहले भी कई बार पहुंचे थे, लेकिन जब बात करते हैं हम और भी टेक्नोलॉजी, चाहे स्पेस सेंटर की हो या सैटेलाइट की हो या ऑब्जर्वेटरी की हो, हम अपना योगदान दिल खोल के लगाना चाहते हैं। यानी पूरा भारत, जो भारत की सरकार की नीतियां हैं, भारत के वैज्ञानिक हैं, युवा हैं, जो भारत की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आबादी इसमें रोल निभा रही है। क्योंकि देख रहे हो निरंतर हम अपनी, चाहे वो चंद्रयान हो, गगनयान हो, मंगलयान हो, हर किसी में हम अपना बेहतर प्रयास करने का, परफॉर्मेंस करने का अवसर प्रदान करते हैं। अब रह गई बात हम लोगों की अपने यानी युवा आबादी की, तो युवा आबादी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए सीधे पॉइंट करते हैं हम एफ तो बात कर रहे थे जो हम ब्रह्मांड विस्फोट के बारे में। तो उसमें पता है जब ब्रह्मांड विस्फोट हुआ था तो उसमें कई सारी परिकल्पनाएं दी गई थी।
हम ब्रह्मांड विस्फोट की थ्योरी भी पहले एक वीडियो में दे चुके हैं, आप उस पर क्लिक करके या लिंक पे जाकर आप देख सकते हो, पूरी जानकारी इसमें पा सकते हो। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी नई जानकारियां हमारे वैज्ञानिकों ने खोज निकाली, कौन कौन सी नई जानकारियां हमें प्रदान की गई हैं। चलिए हम बात करते हैं ये मिली सेकेंड क्या होता है। आपके मन में FRB और मिली सेकेंड दो चीज़ें ध्यान में रखना होगा। मैं पहले बता देता हूँ आपको FRB क्या है, यानी क्या है, फास्ट रेडियो बस्ट। फास्ट रेडियो बस्ट एक क्या है, एक ऊर्जा है, एक गति है, एक प्रकाश है, जो एक अब्स्ट्रैक्ट लाइट है, यानी प्रकाश है, गति जो हमें दिखता नहीं। अब जब हम लाइट की बात करते हैं तो आपको एक चीज़ तो दिमाग में आएगी जरूर, नहीं आई तो आनी चाहिए, कि यही प्रकाश जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, यानी हम घर पे यूज़ करते हैं, अपने कामों में, फंक्शन में बहुत सारी यूज़ करते हैं, तो ये वो लाइट नहीं। ये लाइटें हम नंगी आंखों से या खुली आंखों से भी देख सकते हैं, लेकिन वह लाइट ऐसी है जिन्हें हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, और विदाउट आधुनिक या एडवांस टेक्नोलॉजी के बदौलत ही उसे देखा जा सकता है। आसानी से इतना देखना आसान नहीं। अब आपको एक चीज़ सुनकर और भी अतरज लगेगा, और भी मज़ा आने वाला है कि आखिर ये अब्स्ट्रैक्ट यानी फास्ट रेडियो जो तरंगे हैं, ये फास्ट रेडियो बर्स्ट तरंगे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जब ब्रह्मांड निर्माण के समय इसको थोड़ी ऐसे दी गई थी कि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगा के छोड़ दिया था, लेकिन उस पर निरंतर एक जिज्ञासा बनी रही रिसर्चों की। उसके कई सारे टेक्नोलॉजी विकसित किए गए, कई सारे देशों ने अपनी अपनी रिसर्चें और अपनी निरंतर प्रयास करते रहे बेहतर गुणवत्ता और बेहतर जानकारी पाने के लिए। हमारे मानव जीवन की हम बात करें तो चाहे वो मानव के विकास की हो, मानव की स्टार्टिंग जीवन लाइफ से शुरुआत हो, जब मानव सभ्यता में विकास कर रहा था, यानी बंदर से इंसान बन रहा था, तब से हर इंसान की एक अपनी इच्छा होती है इसे सीखने की, नई चीज़ें जानने की। आखिर क्यों, वाई इवेंट क्यों घट रहा है, यानी कोई घटना क्यों होती है, वाई अकरिंग ऑफ द इवेंट, घटनाओं के होने के पीछे या बिहाइंड ऑफ द अकरिंग एन इवेंट, घटनाओं के घटने का कारण क्या होता है। उसी में से एक थी, तो कई लोगों ने दिया था अपने सिद्धांतों के बावजूद, लेकिन फिर भी एक चिंता बनी थी, क्योंकि हम तब तक नहीं मानते हैं। वैसे बात करें मतलब बहुत सारी हमारे हिंदू पुराणों में, हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, बाइबिल में, क्रिश्चियन में, बहुत सारे धर्म वेदों में कई सारी चीज़ें बताई गई, लेकिन हम चाहते हैं कि वर्तमान में लॉजिक, तार्किकता के आधार पर हम उसको साक्ष्य करके देखें, क्योंकि एक ऐसा विचारधारा होती है कि सत्य क्या है, आखिर ऐसी क्या चीज़। अब मैं आपको एक अब्स्ट्रैक्ट लाइट के बारे में एक नई जानकारी देना चाहता हूँ। आपको सोचकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि आपने देखा है कि हम लोग क्या करते हैं हमारी आंखों के सामने। मैं आपके सामने एकदम से बिल्कुल उसके स्पष्ट करना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए। आपने देखा, लाइट देखा आपने ना, प्रकाश देखा, सभी ने देखा, सबका सवाल होगा मैंने देखा है, मैं भी यूज़ करता हूँ अपनी डेली लाइफ में, आप भी यूज़ करते हो। हमें प्रकाश दिखाई देता है। आप एक चीज़ महसूस करो कि हमारे प्रकाश के चार दीवारों के अंदर प्रवेश होकर आ जाता है, मतलब उसे क्रॉस करके, पार करके उसे हमारे पास प्रकाश आ सकता है। अगर हम बंद कमरे में बैठे हों तो नहीं आएगा, क्योंकि बिना होल के नहीं आ सकता है। ठीक है, प्रकाश नहीं आ सकता है। अब एक बात बताओ, अगर सूर्य की किरणें प्रकाश के अंदर नहीं आ सकती हैं तो वो क्यों नहीं आ सकती हैं, लेकिन दैट इज अवेलेबल ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल, एक कोई पार्ट सनलाइट इन अवेलेबल ऑन पार्टिकल, उसमें एक पार्ट अवेलेबल होता है जिसे हम पार्टिकल कहते हैं, पार्थिव कहते हैं, यानी उसमें एक कोई ना कोई किरण होती है, एक अस्तित्व जिसका होता है जो हम तक आता है। लेकिन क्या हमें साउंड यानी ध्वनि बज रही हो कहीं भी बाहर, चाहे 20 दीवारें खड़ी कर दो, हजारों दीवारें खड़ी करने के बाद भी उसकी ध्वनि हमारे तक पहुंच जाती है, ऐसा क्यों, हाउ दिस पॉसिबल, कैसे, आपके मन में सवाल आएगा। तो चलिए वही चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है कि इस कहानी में आखिर ऐसा क्या है कि साउंड की ध्वनि हमारी दीवारों को पार करके, कितनी भी हो पार करके आ जाती, लेकिन प्रकाश नहीं आ सकता। यही कारण है, इसी का पता लगाने के लिए साइंटिस्टों के मन में निरंतर सवाल उपजते रहे कि आखिर क्या लॉजिक था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो हुई, लेकिन उसमें कॉस्मिक जो वेव हैं, हमारी तरंगे हैं जो हम तक पहुँचती हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। ध्वनि तो हम तक पहुंचती है, हम उसे महसूस करते हैं, लेकिन हमें फिर भी दिखाई नहीं देती। वायु हम लोग महसूस करते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ती ना। उसी तरीके से एक कॉस्मिक वेव होती है जो हमें नहीं दिखाई देती है। एक और लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। हम लोग देखते हैं कि
क्या हमें दूध में कीड़े दिखाई देते हैं? यानी जो भी प्रोटीन होते हैं उसमें दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। लेकिन हम उन्हें माइक्रोवेव से देखते हैं तो हमें कीड़े भी इसमें दिखाई देते हैं, छोटे छोटे। उसी तरीके से अब हम बात करते हैं, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इंटरनेशनल टीम के द्वारा निकाली गई थी, जो ऑस्ट्रेलिया में तैनात की गई थी ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी सरकारों के द्वारा, यानी एक इंटरनेशनल टीम बनाई गई थी जो इस पर रिसर्च वैज्ञानिक कर रहे थे निरंतर कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। ये फास्ट रेडियो बस्ट, ये तरंगे कहाँ से आती है, ये प्रकाश का कारण क्या है, आखिर ये कैसी होती हैं और हम तक कैसे पहुँचती हैं, उनकी गति कितनी होती है, उसकी स्पीड कितनी होती है, उसकी घातक कितनी होती हैं। हम देखते हैं कि हमें वायुमंडल में हम तक प्रकाश पहुँचता है, लेकिन कई सारी तरंगे हैं जो अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी हम तक नहीं पहुँचती हैं। क्यों नहीं पहुँचती? हम तक नहीं पहुँचती। अगर वह पहुँच जाए तो हमारे मानव जीवन के लिए, यानी सभी जीवधारियों के लिए सबसे बड़ा घातक सिद्ध होगी। तो वो जो किरणें आती हैं वो आखिर कैसे आती हैं, वो कैसे सेपरेट होती हैं, उन्हीं के पीछे देखा गया है कारण क्या है। तो ये चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कॉस्मिक वेव। तो इंटरनेशनल टीम के द्वारा जब रिसर्च की गई, उसके बाद में रिसर्च में आया कि पता लगाया गया कि ये हाल ही में जो घटना घटी है, आखिर उसमें जानकारी सामने आने के बावजूद, आने के कारण साइंटिस्ट ने निरंतर उसका प्रयास किया और उसे जानने की कोशिश की। उसके माध्यम से जो उसमें से रेडियो तरंगे निकल रही थी, उसके पीछे कारण क्या था। ऑस्ट्रेलिया में जो तैनात की गई थी ऑब्जर्वेटरी, जो कॉस्मिक वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो वेव होती हैं, उनको जांचने के लिए, उनको पहचानने के लिए कि आखिर कैसी आती है, तो ऑब्जर्वेटरी वहां पर लगाई गई थी जिसका नाम था पाथफाइंडर टेलीस्कोप, यानी स्केप। यानी स्केप के माध्यम से बेहतर तरीके से एफआरबी को देखा जा सकता है। यानी अब एफआरबी आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि एफआरबी मतलब मैंने बता दिया, यानी प्रकाश का एक स्रोत माना जाता है जिससे प्रकाश निकलता है। फास्ट रेडियो वेव जो होती है बहुत तेजी से चलती है। इसकी गति मानी जाती है कि यह चलती है अरब वर्ष, यानी प्रकाश अरब वर्ष में चलती है, प्रकाश अरब वर्ष। एस्ट्रोखगोलॉजिकल मील जो होता है उसका एक अलग मेजरमेंट होता है, तो इसके माध्यम से निकलती है। यह इसकी तुलना में जो स्केप बनाया गया है टेलीस्कोप, तो उससे ज़्यादा भी बेहतर शक्तिशाली है, जो उसको पॉइंट करने में क्या करती है, उसको मेजर कर सकती है। कितनी भी शक्तिशाली, इतनी शक्तिशाली है। उसको चुनौतियां कई सारी सामने साइंटिस्टों की थी, आखिर हम इसको कैसे पता लगाएं, इसको कैसे पता लगाएं कि यह आखिर इसके पीछे कारण क्या है, इसका प्रकाश क्या है और ये उत्पन्न कैसे होती है। माना जाता है उसकी रिपोर्ट के जो मिली सेकेंड, माना जाता है एक मिली सेकेंड में यानी कितनी प्रकाश अरबों किलोमीटर, यानी अरबों प्रकाश वर्ष किलोमीटर दूरी तय करती है एक सेकेंड में, मिली सेकेंड में। सोचो इसकी गति कितनी स्पीड है, फास्ट। उसके बाद में मिली सेकेंड यानी 1000, 1 मीटर सेकेंड में, यानी 1 मिनट में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। उसका 1000वां हिस्सा सिर्फ पहुंचता है जो अरबों वर्ष प्रकाश वर्ष तय करता है दूरी। सोचो इसकी गति वास्तविक में 1 मिनट में कितनी होगी, जो सिर्फ उसका 1000वां हिस्सा हम तक पहुंचता है। इतनी तेज ऊर्जा होती है, इतनी तीव्र ऊर्जा होती है कि यह हम दूरबीन के कारण क्या करते देख सकते हैं, इतनी तेजी से क्रॉस करती है कि यदि वह पहुंच जाए ना तो मानव के लिए सीधे डिस्ट्रॉय कर देगी, नष्ट कर देगी। ये कई सारी रिपोर्टें निकाली गई एफआरबीएम की, जो इसमें से माना जाता है कि जो विस्फोट होता है, जब ये प्रकाश कैसे आया, आखिर क्या कारण है विस्फोट के कारण। जब विस्फोट होता है इसका, जो इसकी निकलती है फास्ट वेव एफआरबीएम जो तरंगे निकलती है, तो सेकंड नापी जाती है, मिली सेकंड में मापी जाती है प्रकाश वर्ष को। इसका माना जाता है कि अनुमान लगाया वैज्ञानिकों ने कि ये जो एफआरबीएम की गति होती है, ये बहुत तेजी से चलने के साथ में क्या होती है, इसमें से कई सारी ऊर्जाएं निकलती हैं, जिसको टेलीस्कोप क्या करता है, उसको काउंट करके एक साथ में माप लेता है। हाल ही में फिर से एक रिपोर्ट उसमें देखी गई थी, जो रिपोर्ट टोक्यो विश्वविद्यालय के माध्यम से निकाली गई थी, जिसमें क्या था, न्यूट्रॉन। माना जाता है कि न्यूट्रॉन के कारण, यानी न्यूट्रॉन की गति के कारण न्यूट्रॉन कब उत्पन्न होता है, जी रिपोर्ट दी गई थी कि इसमें बताया गया कि एक तारा होता है, तारा का एक आकार होता है, उसका एक शेप होता है, जो लेकिन जो न्यूट्रॉन है अर्ध तारा यानी अर्ध व्यास वाला तारा होता है, जो कैसे उसके जब डिस्ट्रॉय हो जाता है, जब डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक तारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब न्यूट्रॉन
क्या करता है, तब उत्पन्न होता है, तब बनता है, न्यूट्रॉन बनता है। एक छोटा सा अर्धव्यास यानी होता है, तब उसकी उत्पत्ति होती है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि न्यूट्रॉन आखिर क्या है, कहाँ पे उत्पन्न होता है, क्योंकि ये सवाल वैज्ञानिकों का है कि आखिर हम देखते हैं अंतरिक्ष में आखिर कैसे उत्पन्न ऊर्जा होती है, उसके पीछे क्या कारण है। माना जाता है कि एक रिसर्च के मुताबिक जब आई थी टेलीस्कोप टोक्यो जापान की जो है विश्वविद्यालय रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें माना गया कि जो अंतरिक्ष में तारे होते हैं, तारे पर सतह उपस्थित होने का ही परिणाम है कि जो सतह उपस्थित होने के कारण ही उसका परिणाम है कि वहां पर माना जाता है कि सतह पर ही न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होती है। सतह होने के कारण न्यूट्रॉन की उपस्थिति पाई जाती है, जिसके कारण वो क्या करता है, कंपन करती है, जो सतह पर कंपन करता है, जिसके कारण ऊर्जा रिलीज होती है। इतनी मतलब कंपन होती है जिसके कारण ऊर्जा रिलीज होती है, और उसी के कारण ये गति यानी जो तरंगे होती हैं हम तक पहुंचती हैं। ये तरंगे इतनी घातक, इतनी स्पीड गति में चलती हैं कि सोचो इसकी गति, यदि हम इसकी पूर्णतः गति, इसके जानकारी समझ पाएँ कि ये कितनी गति से, आखिर इसमें ऐसी कौन सी किरणें होती हैं, आखिर इसका प्रकाश कितनी गति कितनी होती है, हमारे आने वाले भविष्य में बहुत ही उपयोगी हो सकता है। इसी गति को मेजरमेंट करने के कारण इसी के आधार पर ही टाइम मशीन बनेगी, जो भविष्य और पास्ट में जा सकते हैं। मात्र सेकंडों में, घंटों यानी पूरी पूरी जिंदगियां हम देख सकते हैं। इसी का आधार ही होगी आने वाला भविष्य एकदम तय करेगा। ये सारी रिपोर्टें उस पर अभी हाल ही में फिर से उस पर टोक्यो यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट दी गई, ताकि उसमें बेहतर से बेहतर क्या किया जा सके, उसका जानकारी उपलब्ध की जा सके और बेहतर प्रयास किया जा सके। तो आज की इतने वीडियो, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। बताना कैसा लगा।